आखिर में आज के इस मुशायरे के सदर मोहतरम आली जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब को देना जा रहा हूँ। अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बशीर बद्र के इन अशार के साथ मैं जानशीने बशीर बद्र जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आए और अपने कलाम से नवाजें और साथ ही साथ सतारत कलिमात से भी नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया फुरकान मियाँ। मैं हूँ जनाब आदिल चौधरी साहब का और इरशाद बेताब साहब का कि हम ख्याल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यहाँ बाकायदा माहाना मुशायरे और अदबी तकरीबात का इनकाद किया जाता है। और सच पूछिए तो आदिल चौधरी साहब की इस मोहब्बत और सरपरस्ती ने मेरठ को उसका खोया हुआ विकार लौटा दिया है, क्योंकि हमने इस शहर के अंदर वो देखा है अपनी आँखों से। मुझे आज भी याद है, मैं बशीर बद्र साहब के साथ तकरीबन 52 बरस से तकरीबन हमारी आशनाई थी। और इस शहर में और पिछले 14 बरसों से वो बिल्कुल साहिब फराज थे और 6 वर्षों से तो बिल्कुल उन्होंने पहचानना भी बंद कर दिया था। मैं तकरीबन हर साल मुलाकात के लिए जाता था और बस वो हाथ पकड़ के और बस ऐसे लेटे रहते थे और कुछ नहीं कहते थे। बस जब इजाज़त तलब करता था तो ज़ोर से हाथ यूँ पकड़ लेते थे जैसे ना जाओ छोड़ के। बिल्कुल एक तरह से खुद फरामोशी की हालत थी। मुझे आज भी वो दिन वो ज़माना याद है कि जब वो पहली मरतबा 1973-74 में मेरठ कॉलेज के सालाना मुशायरे में आए थे और जिस तरह के अशार उन्होंने पढ़े थे वो नौजवानों के दिलों को गरमाने के लिए काफ़ी थे। और फिर अगले साल जब वो 1974 में मेरठ कॉलेज में उर्दू के उस्ताद की हैसियत से तशरीफ़ ले आए तो ना उनके लिए शहर अजनबी था और न यहाँ का माहौल अजनबी था। उन्होंने तकरीबन 16-17 बरस मेरठ कॉलेज में तदरीस से वाबस्तगी रही उनकी और बहुत सारे शागिर्द। मुझे आज बहुत कई बातों का दुख भी हो रहा है कि यहाँ कई लोग ऐसे जिन्हें होना चाहिए था इस जलसे के अंदर वो नहीं हैं। अब वो क्यों नहीं है ये मुझे जाहिर सी बात है, वो बैठ गए हैं घरों में, निकलते नहीं हैं अब घरों से, या उनके मिजाज की महफिलें अब नहीं रही हैं। कई साथी तो हमारे ऐसे थे जो बशीर बद्र साहब के लबो लहजे में गुफ्तगू करते थे और उन्हीं की तरह शेर पढ़ते थे। आज भी आप घंटाघर से वली बाज़ार में रात को 11, साढ़े 11, 12 बजे के बाद एक साहब को कमर पे हाथ रखे हुए यूं और गुफ्तगू करते हुए देखें तो समझ जाइए कि इनका नाम ताहिर तनवीर ज़ुबैरी है और ये बशीर बद्र साहब के बिल्कुल शागिर्द। तो अब उन बातों को दोहराने से क्या हासिल है, क्योंकि किसी एकेडमिक गुफ्तगू का मौका यहाँ नहीं है कि मैं कोई ऐसा बयान उनके हवाले से जो एकेडमिक हो वो यहाँ देने की पोजीशन में नहीं हूँ। इधर 2-3 प्रोग्राम मैंने अटेंड किए उनके हवाले से। एक तो कनाडा का यूट्यूब चैनल था, उसने 1 घंटे की गुफ्तगू मेरे से की। फिर मेरठ यूनिवर्सिटी में असलम जमशेदपुरी ने भी एक ऑनलाइन पे एक प्रोग्राम किया था और मैंने उनसे कहा और उन्होंने इस बात का इकरार किया कि वो अगस्त में एक 2 दिन का आलमी सतह का सेमिनार बशीर बद्र साहब की शख्सियत और शायरी के हवाले से मुनक़िद करेंगे। बशीर बद्र साहब का कमाल ये है कि उन्होंने जब अलीगढ़ ने उनका हाथ नहीं थामा, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जिस इस तालिब इल्म के शेर सिलेबस में शामिल हो गए हों जब वहाँ वो एमए का तालिब इल्म हो, ये बड़ी बात है। ऐसा होता नहीं है कभी भी। लेकिन बशीर साहब जब एमए कर रहे थे तो निसाब में, सिलेबस में उनके अशार शामिल हो गए थे। लेकिन हमारे शोबा है उर्दू की जो सियासत है उसका मिजाज और मेयार बिल्कुल अलग है। बशीर बद्र साहब को लेक्चरशिप नहीं दे सकी मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ और वो मेरठ आ गए। मेरठ आने के बाद बहुत दिन तक उनका दिल नहीं लगता था, इसलिए कि अलीगढ़ उनके अंदर समाया हुआ था पूरे तरीके से। लेकिन एक जो बड़ा काम हुआ और बड़े मैं उस वाक़े को दोहराता हूँ कई बार, अगर आपकी समा खराशी होगी 2-4 मिनट दे दीजिए मुझे,
कि मैं दाखिले के लिए अलीगढ़ जा रहा था महा यूनिवर्सिटी में, तो बशीर साहब को पता चल गया कि मैं मेरठ छोड़ रहा हूँ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि देखो मैं अब आ गया हूँ तो तुम्हें अलीगढ़ जैसी सारा माहौल यहाँ मिलेगा, और मैं अलीगढ़ नहीं गया। तो उस ज़िंदगी की में कमियाँ जो रहीं वो ये रहीं कि अलीगढ़ जाने के बाद जो चीज़ें मेरे साथियों को, दूसरों को बहुत पहले मिल गई, उनके लिए मुझे बाकायदा स्ट्रगल और जद्दोजहद करनी पड़ी उसको। तो लेकिन आज जो भी कुछ हैं, जहाँ भी हैं, वो बशीर बद्र साहब की बदौलत हैं। बिल्कुल उन्होंने उन हालात में सरपरस्ती की बशीर बद्र साहब ने जब एक तालिब इल्म बन रहा होता है। मैं तो अभी भी बैठ के सोचता हूँ कि मेरठ का माहौल, यहाँ की फ़िज़ाएँ, और किस तरह से उस ज़माने का, और बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं कि बशीर साहब की जो ज़िंदगी थी मेरठ कॉलेज में। हमारे, आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे शायद, हमारे एक सीनियर साथी थे जो MLC भी रहे, शायद मिनिस्टर भी रहे, जगत सिंह, और मलिक साहब तो गवर्नर भी रहे 3 स्टेज के, वो भी हमारे सीनियर थे। तो बशीर साहब क्लास पढ़ा रहे थे और वो अलीगढ़ से आए थे। बिल्कुल उनका लबो लहजा, बात करने का अंदाज, चलने का अंदाज अलीगेरियन था बिल्कुल। तो वो एक लड़का जो था लंबा सा जाट, 6 फीट का, 6.25 फीट का, वो उनके कमरे के बाहर आके सीटी बजाता था। और बशीर साहब बड़े एहतराम से आते और कहते, अरे मियाँ आप सीटी बजा रहे हैं, हम क्लास पढ़ा रहे हैं। तो वो लड़का हट जाता था, फिर 5 मिनट फिर आ जाता। एक दिन क्या हुआ कि वो सीटी हो जा रहा था, तो पीछे से एक हाथ आया और उसका पीछे से यूं कॉलर पकड़ के खींचते हुए ले गए और उससे कहा कि कमबख्त तुझे पता नहीं ये कौन है? ये हमारा मेरठ का मिर्जा गालिब है। मतलब अब वो कौन थे? हमारे भाई जगत सिंह। आप जरा सोच के देखिए, जगत सिंह जी लंबे तड़ंगे कैसे, बिल्कुल। अब भाई हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट थे, उनके बाद हमारे साथी देवेंद्र सिंह बने प्रेसिडेंट यूनियन के। तो एक पूरी हिस्ट्री थी। मैं सिर्फ इस वाक़े को इसलिए सुनाना चाहता था कि मेरठ कॉलेज में बशीर बद्र साहब से ज़्यादा सम्मान, इज्जत शायद ही किसी को। वो गेट से दाखिल होते थे, उधर वाला जो कमिश्नरी का गेट है, मेन गेट से दाखिल होते थे, तो सारे 6-6 फीट के लड़के, गुरुजी ऐसे। एक उर्दू का टीचर, मैं भी 40-42 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया मैंने भी, लेकिन बशीर साहब का जो मामला था वो अलग था। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी। एक चीज़ बहुत लतीफ़ बताता हूँ आपको, हालांकि मैं शायर आदमी, मुझे शेर सुनाने चाहिए, लेकिन आज शेर नहीं सुनाएंगे तो अरे 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 अरे, शुक्रिया वाला। बशीर साहब का उस ज़माने में ये आलम था कि कितनी सारी कंपनीज के मालिक थे, जैसे हीरो साइकिल वाले मंजुल साहब हुआ करते थे, और बहुत सारे लोग थे। तो वो बशीर साहब के परस्तार थे। जैसे गाजियाबाद में चौधरी साहब थे, उनके आयरन के बहुत बड़ी कंपनी थी, और अक्सर वो उनके गेस्ट हाउस में ठहरते थे। जब मेरठ का मकान जला तो वो गाजियाबाद में काफ़ी दिन तक उनके गेस्ट हाउस में उन्होंने क़याम किया था। तो वो लड़के इंटरव्यू के लिए जाते थे, तो वो जो कंपनी वाले मालिकान होते थे, वो पूछते थे, भाई मेरठ से आए हो, बशीर बद्र को जानते हो? बोले हाँ साहब जानते हैं। बोले अच्छा कोई शेर सुनाओ। अच्छा किसी को, भाई शेर कहाँ याद, इंजीनियर आया वो मंजुल साहब को हीरो साइकिल में इंटरव्यू से क्या शेर, ये शेर सबको याद था। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने जो, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए, वो ये शेर सुनाया और नौकरी पक्की। अब ज़रा बताइए मुझे, जिस शख्सियत का ये कमाल रहा हो, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। अगर आपको सुनने हो तो मेरठ में 2 दिन, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2 दिन का सेमिनार होगा, असलम जमशेदपुरी करेंगे, वहाँ आइए। और फिर मुझे अब तक याद है 2008 में, ऐसा बहुत कम होता है कि मैं किसी काम के लिए वाइस चांसलर के पास गया। उस पर जो मैं वो बताना नहीं चाहता आपको वो सारी चीज़, लेकिन उस पर बशीर साहब का मेरी एप्लीकेशन पे कमेंट था कि फारूक बख्शी इज़ एन आउटस्टैंडिंग स्कॉलर। I will feel proud to guide him in his research work। जब मैं वाइस चांसलर के पास वो गया अप्रूवल के लिए लेटर लेके, तो वाइस चांसलर ने यूं नीचे से ऊपर देखा, रिसर्च स्कॉलर को कह रहा है सुपरवाइजर कि मैं फ़ख्र महसूस करूंगा अगर ये मेरी निगरानी में PhD का काम करेगा। तो वाइस चांसलर ने कहा बैठिए, पानी मंगवाया, चाय मंगवाई, बोले मैं आपका काम कर दूंगा, मेरा एक काम कर दीजिए। बशीर साहब 2 साल पहले इस्तीफ़ा दे चुके थे फसादात की वजह से। उनका दिमाग बिल्कुल जुनून की सी कैफियत थी। अगर आप में से किसी ने देखा हो, हम लोग तो रोज़ ही देखते थे, तो जुनून की सी कैफियत थी, बालों को नोचते थे ऐसे, बिल्कुल पागलों की तरह। इस्तीफ़ा दे दिया था उन्होंने। तो वाइस चांसलर ने कहा कि आप उनसे ये कहिए कि वो एक दिन भी कॉलेज ना आए, तनख्वाह हर महीने उनके खाते में जमा होगी,
बस वो इस्तीफा न दें, हमारी यूनिवर्सिटी में उनका नाम रहे। ये कोई किसी टीचर को, अच्छा पद्मश्री के लिए एक प्रोसेस होता है, जो जिस तरह से पद्मश्री मिलता है और साहित्य अकेडमी अवार्ड जिस तरह से मिलता है, लोग किस तरह के जुगाड़ करते हैं, कलेक्टर के हाथ थ्रू एप्लीकेशन जाती है, फिर ऊपर वो एक प्रोसेस है पूरा। बशीर अहमद साहब किसी के पास नहीं गए पद्मश्री के लिए, बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी ने ऊपर से कहा कि इनको पद्मश्री देना है हर हाल में। ये किसी के दरवाजे पे मांगने के लिए नहीं गए वो, बिल्कुल ये उनका कमाल था। फिर 2008 में मेरिट यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिट की डिग्री देने का ऐलान किया, और मुझे स्पेशली, मैं उस ज़माने में उदयपुर यूनिवर्सिटी में था, तो मुझे बुलाया गया बाकायदा। बशीर अहमद साहब के ऊपर एक आर्टिकल के आप इनके बारे में पूरा जो साइटेशन है वो आप पढ़ेंगे उस प्रोग्राम में। और मुझे याद है आज भी कि मैंने जो साइटेशन पढ़ा और सारे किस्से उनके सुनाए, तो बशीर अहमद साहब भाभी के साथ आए थे, भोपाल चले गए थे, भोपाल से आए थे उस ज़माने में, और उन्होंने मुझे गले लगाया बड़े प्यार से। उन्होंने कहा बेटे आज तुमने हक अदा कर दिया। तो मेरिट यूनिवर्सिटी ने उनको डीलिट की डिग्री दी। देखिए जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया वहाँ की यूनिवर्सिटी ने उन्हें ऑनरेरी डीलिट की डिग्री दी, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा वहाँ एमए के तालिम होते हुए उनके शेयर कोर्स में शामिल किए गए हैं। ये बशीर साहब का कमाल है। अब मैं अपनी शायरी सुनाने के लायक बचा नहीं हूँ, लेकिन अरे आफ्ताब खां कहाँ चले गए भाई? क्योंकि मैं जब ताज़ा गज़ल कहता हूँ तो घर में होता हूँ तो बीवी को सुनाता हूँ, और जब मेरठ में होता हूँ तो मेरे बचपन के दोस्त आफ्ताब आलम खां साहब को सुनाता हूँ, तो वो एक शेर इन्हें सुनाया था, मैंने कहा अप्रूव कर दोगे? ताज़ा गज़ल शुरू की है तो पूरी गज़ल तो नहीं, एक शेर सुनाऊंगा बस, सुनिए, 2-3 शेर सुना। चलिए मैं सुनाता हूँ। फुरकान सुना दें तो ये भाई नाजिम साहब से अरे भाई कहा कि मुलाहिजा कीजिए कि हमारा ज़ख्म भी कुछ सिल गया था, हमारा ज़ख्म भी कुछ सिल गया था, उसे भी कोई हमसा मिल गया था। हमारा ज़ख्म भी कुछ सिल गया था, उसे भी कोई हमसा मिल गया था। और शेर मुलाहिजा करें कि अर्ज़ करता हूँ कि वो शख्स जिससे मेरा दिली इख्तलाफ है, वो शख्स, मैं बड़ी पसोपेश में हूँ असल में, पढ़ गया हूँ कि कौन से शेर सुनाऊँ और कौन से ना सुनाऊँ शेर आपको। थोड़ा सा मैं आज गज़ल की जिस तरह से बयानिया अंदाज हो रही है, असल में गज़ल का जो फ़न है वो रमज़ियत का है, इमाइयत का है। अगर उसके अंदर रमज़ियत इमाइयत खाली हो जाए तो वो सपाट पर फिर कैमरे का फ़ोटो बन के रह जाता है, अखबार की ख़बर बन के रह जाती है असल में। तो लेकिन अब आप किसी चीज़ को रोक नहीं सकते, किसी को थाम नहीं सकते, वो तो सारा मामला ऐसे ही चलेगा। बशीर भाई साहब ने जब मुशायरा शुरू किया था तो स्टेज पर राज इलाहाबादी होते थे, खुमार बाराबंकी होते थे, और महराज फैज़ाबादी होते थे, और फना निज़ामी कानपुरी होते थे, ये हक कानपुरी होते थे, और शमीम जयपुरी साहब होते थे। ये तमाम वो लोग थे जो बशीर साहब ने, और वो आदमी आके शेर सुनाता था गज़ल का, नई जो जदीद तरीन गज़ल है उसके अशार वो सुनाता था, और उसने पूरा मंजरनामा तब्दील कर दिया मुशायरे का। आप तसव्वुर कीजिए, मैं उनकी शायरी के हवाले से घंटों गुफ्तगू कर सकता हूँ उनकी इमेजरी पर। उर्दू में ऐसी इमेजरी उनसे पहले कभी थी नहीं, ऐसे तलाज़मात, ऐसे सिम्बल्स, ऐसी सिम्बलीज, ऐसे मेटाफर्स कभी थे ही नहीं उर्दू के अंदर जो बशीर साहब ने। हम लोग तो उनके पैरों की खाक भी नहीं हैं बिल्कुल भी, और बड़ा नवाजना था। मेरा पहला शेरी मजमूआ छपा 79 में, पलकों के साए। जब मैं उनके पास लेके गया तो कहा छपने से पहले क्यों नहीं बताया मुझे? मैंने कहा सर वो हिम्मत नहीं हो रही थी आपके सामने लेके आने की। तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखा बाकायदा, सन 80 में वो आर्टिकल। ज़रा सोचिए आज से 46 साल पहले मैंने कैसा संभाल के रखा होगा उसको, ज़रा तो करता हूँ। देखिए चलिए सुन लीजिए तो आप देखिए, फुरकान सुना दें भाई, कह रहे हैं कि
कहा कि भाई सुनिए, देखिए आदिल चौधरी आ गए, भाई मैं आपकी पीठ पीछे तारीफ कर रहा था, लोग बुराई करते हैं ज़्यादातर, मैं पीठ पीछे तारीफ कर रहा था। आप के कहा कि मुलाहिजा करें कि अरशद सुनो शेर, ये सौदा इश्क का आसान सा है, ये सौदा इश्क का आसान सा है, जरा बस जान का नुकसान सा है। ये सौदा इश्क का आसान सा है, जरा बस जान का नुकसान सा है, बहाकर ले गया होशो खिरत को, खासा बहाकर ले गया होशो खिरत को, ये सैले इश्क भी तूफान सा है, बहाकर ले गया होशो खिरत को, ये सैले इश्क भी। चलिए और शेर छोड़ता हूँ, एक दो शेर और सुनिए, मुलाजा करें कि शेर मुलाजा करें कि इस ज़मीं आसमां के थे ही नहीं, इस ज़मीं आसमां के थे ही नहीं, राब्ते दरमियां के थे ही नहीं, इस ज़मीं आसमां के थे ही नहीं, राब्ते दरमियां के थे ही नहीं। और शेर सुनाने के लिए मतलब सुनाया था कि राब्ते दरमियां के थे ही नहीं, हमसे मिट्टी महक गई कैसे, हमसे मिट्टी महक गई कैसे, हम तो इस खाकदां के थे ही नहीं, हमसे मिट्टी महक गई कैसे। गाजी साहब कोई शेर नहीं सुनूंगा आपका कोई शेर नहीं सुनूंगा आइंदा इंशाल्लाह। देख लीजिए, आप उर्दू के प्रोफेसर हैं और ये प्रोफेसर बकवास कर रहा है यहाँ और आप बातों में मसरूफ हैं, कोई शेर आपका नहीं सुना जाएगा। दोस्त हैं यार, पुराने दोस्त हैं भाई। कहा कि अर्ज किया कि हमसे मिट्टी महक गई कैसे, हमसे मिट्टी महक गई कैसे, हम तो इस खाकदां के थे ही नहीं। और शेर मुलाहिजा करें, कैसे करते रकम हदीसे दिल, कैसे करते रकम हदीसे दिल, वाक़े सब बयां के थे ही नहीं। हम वो किरदार कैसे बन जाते, हम वो किरदार कैसे बन जाते, हम तेरी दास्तां के थे ही नहीं। हम वो किरदार कैसे बन जाते, हम जब तेरी दास्तां के। अब दो तीन चार शेर मेरे शहर से मुताल्लिक़ सुन लीजिए। अपने शहर में जब आता हूँ तो आदिल साहब जब बुलाते हैं तो सोते सोते भी मेरे कदम मेरठ की तरफ चलने लगते हैं, क्योंकि मुलाहिजा कर लीजिए कि अर्ज करता हूँ कि एक मतलब और सुन लीजिए और एक शेर और सुन लीजिए कि कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है, कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है, घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। शायद में घर तो कोई कब जान के सरगर्मे सफ़र होता है, घर तो जैसा भी हो हर हाल में घर होता है। और एक शेर और मुलाहिजा कर लीजिए, ये अपने नौजवान दोस्तों को दे रहा हूँ, ये इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर पढ़ाए। वो इंजीनियर साहब कहाँ चले गए? हाँ, वो इनके बड़े नए शेर थे कि मरहले इश्क के सब नेट पे तय होते हैं, मरहले इश्क के सब नेट में कोई फूल ना पर होता है, मरहले इश्क के सब नए जमाने के किसी शहर में आए हैं, हाँ रहते थे। मुलाहिजा करें, हाँ खान साहब मुलाहिजा करें कि फिर उसी शहर में आए हैं भाई, इनके आफ्ताब की हवेली में
बड़े शानदार मुशायरे होते थे, जिसमें बशीर बद्र साहब भी, शमीन जयपुरी साहब भी, हफीज़ मेल्टी साहब भी। हमारे तो लड़कपन का ज़माना, हम भी शरीक होते थे। कभी सुनाने का हुक्म होता था, कभी खामोशी इख्तियार का ज़माना है। तो इनके आफ्ताब की तरबियत बहुत उम्दा माहौल में हुई है असल में, बहुत ज़्यादा। मैं वो घर पे बात करेंगे हम बाकी आपसे। जी, मैं बतला अर्ज करता हूँ कि फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। बस बस बस, अरे शुक्रिया शुक्रिया। फिर उसी शहर में आए हैं जहाँ रहते थे, पूछते फिरते हैं लोगों से कहाँ रहते थे। अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, कूचे कूचे में जहाँ अहले ज़ुबान रहते थे। अब वहाँ बात भी करने को तरस जाता हूँ, कूचे कूचे में जहाँ अहले ज़ुबान रहते थे। सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था, सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था। मेरे अजदाद तो बेनामो निशान रहते थे, सिर्फ किरदार ही पहचान हुआ करता था। मेरे अजदाद तो बेनामो निशान रहते थे। तुम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, तुम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, राह में और भी कुछ संगे गरा रहते थे। तुम अगर तोड़ भी देते, और मक्ते का शेर मुलाहिजा कर लीजिए, मुलाहिजा करें कि तुम अगर तोड़ भी देते ये अना की दीवार, राह में और भी कुछ संगे गरा रहते थे। कहा कि दिल के दरवाजे पे, शाही साहब, दिल के दरवाजे पे, ये मेरे भाई और बहुत बारीक बीन है शायरी के मामले में, आफ्ताब और मैं हैं। तो मुलाहिजा करें कि दिल के दरवाजे पे दस्तक सी हुई थी फारूक, दिल के दरवाजे पे दस्तक सी हुई थी फारूक, यहाँ रहते। अच्छा अच्छा अच्छा।